हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इशू ऑफ डिवेंचर्स का आज 5th क्लास है और ये लास्ट क्लास है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स का। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमारा आज का पहला टॉपिक है। इंटरेस्ट ये हमारा प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है। चार्ज का मतलब मैंडेटरी एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस को करने के बाद ही कंपनी अपनी नेट प्रॉफिट निकालती है उसको चार्ज बोलते हैं और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी कहा जाता है इसे। इंटरेस्ट एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको कंपनी को पेमेंट करना ही पड़ता है। इंटरेस्ट का पेमेंट लोन के ऊपर किया जाता है। डिबेंचर्स भी हमारा एक टाइप का लोन है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही डिटरमाइंड होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है, पहले से फिक्स होता है। और ये रेट डिबेंचर्स के पहले कोट किया हुआ रहता है। यानी आप इसको प्रीफिक्स समझ सकते हैं, प्रीफिक्स कह सकते हैं। यानी डिबेंचर जो भी है उसके आगे उसका जो रेट लिखा रहता है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसा कि हमने क्वेश्चंस में देखा है 12% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, ये जो परसेंटेज है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। ओके, इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट होता है वो डिबेंचर्स के फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। हमने देखा कि डिबेंचर्स को पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का बात आता है तो वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। अगर नॉमिनल वैल्यू आपको 100 रुपए दी हुई है तो 100 रुपए में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर डिबेंचर्स का नॉमिनल वैल्यू 50 रुपए दिया हुआ है, फेस वैल्यू 50 रुपए दिया हुआ है, तो उसी 50 रुपए में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट जो बेस्ड होता है वो डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे बेस्ड होता है, इशू प्राइस पे बेस्ड नहीं होता है। आई होप यहां तक आपका ये पॉइंट क्लियर है। और चूंकि ये इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट हमेशा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है, वहां जाके ये क्लोज हो जाता है। इंटरेस्ट जब कंपनी देती है तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, पर जिनको ये इंटरेस्ट रिसीव होता है वो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ डिबेंचर्स के इंटरेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट होता है वो जिनको रिसीव होता है उनके लिए ये इनकम है, यानी डिबेंचर होल्डर्स के लिए ये इनकम है। इंडिया में जो भी इनकम आप करते हैं उसको आपको उस पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। इंटरेस्ट के केस में इनकम टैक्स लॉ में कहा गया है कि जो भी इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बने उसके ऊपर कंपनी को 10% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट कर लेना है और वो टैक्स वो गवर्नमेंट को सबमिट डिपॉजिट कर देगी। मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज इंटरेस्ट टोटल आता है 10,000 रुपीज, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को मिलना चाहिए, लेकिन इसी इंटरेस्ट पे उनको टैक्स भी देना होगा। तो कंपनी क्या करेगी, इस अमाउंट का 2 पार्ट करेगी। एक देगी डिबेंचर होल्डर्स को और दूसरा देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो पैसा देगी उसको बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्टेड एट सोर्स मतलब इतना टैक्स ये कंपनी डिडक्ट कर लेगी। तो इनको देगी 90% ऑफ 10,000, टोटल इंटरेस्ट का 90% इनको दे देगी और गवर्नमेंट को 10% ऑफ 10,000। उसका जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट ने 10% रखा हुआ है। तो ये हो गया 9,000 रुपया। ये 9,000 दे देगी अपने डिबेंचर होल्डर्स को और 1,000 रुपया वो टैक्स अपने डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ में गवर्नमेंट को के पास डिपॉजिट कर देगी। और ये जो इसके लिए जो अकाउंट ओपन होगा उसको हम बोलेंगे टीडीएस अकाउंट या टीडीएस पेबल अकाउंट। टीडीएस पेबल अकाउंट बोल के ये 1,000 रुपीज गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगा।
सो ये हमारा इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हुआ, ये हमारे इंटरेस्ट का एक ब्रीफ हुआ। अब चलिए हम लोग इंटरेस्ट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग इंटरेस्ट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू। ठीक है, इसको हम लोग दो पार्ट में कर लेते हैं। जब मान लेते हैं नो टीडीएस, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में टीडीएस नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे, व्हेन टीडीएस इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में टीडीएस दिया रहे तब क्या करेंगे। देखिए एग्जाम में अगर टीडीएस का बात बोलेगा तो ही आपको टीडीएस को ट्रीट करना, अदरवाइज टीडीएस का कोई भी ट्रीटमेंट आपको करने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो अगर टीडीएस दिया हुआ है और इंटरेस्ट ड्यू है तो सॉरी, अगर टीडीएस नहीं है तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट दिया। यहां पे हम लोग एग्जांपल में अपना 10,000 रुपया इंटरेस्ट रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि 10,000 का हमारा इंटरेस्ट है, तो टीडीएस नहीं है तो ये पूरा का पूरा पैसा डिबेंचर होल्डर्स को दे देंगे, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री व्हेन इंटरेस्ट इज पेड। यहां पे जो ड्यू हुआ था अब हम लोगों ने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट दिया 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, ये इंटरेस्ट का हमारा पेमेंट। थर्ड है क्लोजिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये जो इंटरेस्ट है इसका क्लोजिंग एंट्री करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ये 10,000 रुपये हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था ये पीएल में जाके क्लोज हो जाएगा। चलिए तो यहां तक क्लियर है। अब चलिए देखते हैं जब टीडीएस दिया हुआ रहेगा तब क्या करेंगे। तो फर्स्ट केस में सेम है, इंटरेस्ट ड्यू। तो जब टीडीएस दिया हुआ रहे और इंटरेस्ट ड्यू होगा तो क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट हमारा फुल अमाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट दिया 10,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 90% यानी 9,000 रुपए टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस पेबल 1,000। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाए। उसके बाद सेकेंड एंट्री पेमेंट का, तो इंटरेस्ट का भी पेमेंट करेंगे और टीडीएस का भी पेमेंट करेंगे, तो इसका हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर 9,000 टीडीएस पेबल अकाउंट डीआर 1,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। ये दोनों ही आपको पेमेंट करना मैंडेटरी। ठीक है, और उसके बाद ये वाली एंट्री सेम, ये एंट्री हमारी सेम क्लोजिंग एंट्री इंटरेस्ट की सेम हो जाएगी, 10,000 के क्लोजिंग एंट्री कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड issued
5,000 10% debentures of rupees 100 each on 1st April 2015 at a discount of 10% redeemable at premium of 10% after 4 years. 1 अप्रैल को 100 रुपए का एक डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है, यानी 90 रुपीज पे इशू हुआ है, और उसको रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, यानी पैसा जब लौटाएंगे तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, नॉमिनल वैल्यू से 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो 100 रुपए का डिबेंचर है, जब रिफंड करेंगे तो 100 रुपया तो देंगे, साथ में 10 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, यानी 110 रुपया रिफंड करेंगे, रिडीम करेंगे 110 रुपए में। ऐसे 5000 डिबेंचर कंपनी ने 1 अप्रैल को इशू किए और 4 साल के बाद रिडीम करेंगे। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। पहले ही साल का सिर्फ हमें जर्नल एंट्री करना है। अज्यूमिंग इंटरेस्ट वाज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट 10%। हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रही है कंपनी, 30 सितंबर को 31 मार्च को 2 बार इंटरेस्ट दे रही है साल में, और टैक्स इज डिडक्टेड एट 10%, और टैक्स हमें 10% डिडक्ट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड जर्नल, तो 2015 को अप्रैल 1 इस दिन कंपनी ने इशू किया था डिबेंचर्स। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट 5000 डिबेंचर 90 रुपया कर, क्योंकि 10% डिस्काउंट था। बैंक अकाउंट दिया 4,50,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000। ठीक है, कंपनी ने डिबेंचर 10 रुपए डिस्काउंट पे इश्यू किया, 5000 डिबेंचर, तो 10 रुपए डिस्काउंट पे इश्यू किया, 100 रुपए का डिबेंचर था, पर डिबेंचर 90 रुपीज कंपनी को रिसीव हुआ, टोटल 4.5 लाख रुपए आया। चूंकि कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं मंगा रही है, इसलिए हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का ज्वाइंट अकाउंट ओपन होगा। इसी दिन हमारा पैसा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया, ये 4.5 लाख रुपए था। अब इसी एंट्री में हमें डिस्काउंट का भी बात करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का भी बात करना है। ये कितने का है? ये हमारा 50,000 का डिस्काउंट था, टू 10% हमारा डिबेंचर्स है, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। एक डिबेंचर 100 रुपए का था, ये हो गया 5 लाख रुपए, और साथ में इसको रिडीम करना है प्रीमियम पे, टू पोरोड अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये क्या होता है, इसका हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में इसका डिस्कशन किया। तो 5000 डिबेंचर पे 10% के हिसाब से 10 रुपया और देना है, यानी 50,000 रुपया, और ये हमारा लॉस होता है। तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो गया था कि जब पोरोड भी आए और डिस्काउंट भी आए तो हम इसको डिस्काउंट नहीं बोलकर डायरेक्ट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करेंगे। 50,000 और 50,000 दिया गया, ठीक है, 50,000 डिस्काउंट का और 50,000 पोरोड का, ये टोटल हमारा 1 लाख रुपया लॉस हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप प्रीवियस क्लास हमारा पोरोड के ऊपर डिस्कशन हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको ये एंट्री समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, ये अप्रैल 1 का हो गया। अब कंपनी ने इसी साल 30 सितंबर को फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट दिया, तो सितंबर 30 10% जो रेट है ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, 10% पूरे साल का इंटरेस्ट देगी कंपनी 10% के हिसाब से, यानी एक डिबेंचर पे कंपनी 10 रुपए इंटरेस्ट देगी। ये 1 साल का इंटरेस्ट हुआ।
तो 6 महीना का जब जो इंटरेस्ट है वो आधा हो जाएगा, यानी 5 रुपया पर डिबेंचर। आइए कैलकुलेशन करते हैं। एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, 5,000 डिबेंचर इंटू 10% ऑफ 100 इंटू हाफ दिया। देखिए 5,000 डिबेंचर है, 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए का 10%, ये पूरे साल का आ गया। तो 6 महीने का यानी हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 25,000। इज इट क्लियर? टू, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और साथ में इसमें टीडीएस भी है, तो 2 टीडीएस पेबल अकाउंट। अब ये टीडीएस कितना हो जाएगा, तो जितना इनकम है 25,000, इसका 10% इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ टीडीएस दिया हुआ है 10%, अगर एग्जाम में रेट नहीं दिया रहे तो भी आप उसको 10% ही मानेंगे, क्योंकि ये 10% ही रहता है। तो 2,500 रुपया कंपनी गवर्नमेंट को देगी, और 22,500 जो रिमेनिंग 90% है वो डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा। अब इसका पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट दिया 22,500, टीडीएस पेबल अकाउंट दिया 2,500, टू बैंक अकाउंट 25,000। ओके, ये हमारी हाफ ईयर का इंटरेस्ट का एंट्री हो गया। अब इसी तरह से सेम एंट्री 31 मार्च को इंटरेस्ट की होगी, सेम एंट्री। यही एंट्री आपको मार्च 31 को भी करनी है, सेम एंट्री मार्च 31। यहां पे सिर्फ डेट, यहां पे मार्च 31 आ जाएगा, और यही दो एंट्री मार्च 31 को भी हो जाएगी। क्लियर? सेम एंट्री होगी, सेम इंटरेस्ट रहेगा। इसके अलावा एक और एंट्री होगी मार्च 31 को, वो मैं लिख देता हूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अब पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। तो 6 महीने का इंटरेस्ट 25,000 सितंबर 30, और फिर 31 मार्च को आपने 25,000 का इंटरेस्ट दिया, तो टोटल हमारा 50,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में चला, 50,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। देखिए कंपनी को कोई मतलब नहीं है कि 2,500 रुपया वो गवर्नमेंट को दे रही है, 22,500 वो अपने डिबेंचर होल्डर को दे रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी के लिए एक्सपेंस इंटरेस्ट का 25,000 का है जो हमने इंटरेस्ट को डेबिट किया हुआ, इसीलिए कंपनी जब क्लोज करेगी तो 25,000 यानी पूरे साल का इंटरेस्ट 50,000 है, वो उतना अपने स्टेटमेंट से राइट ऑफ कर देगी, क्लोज कर देगी। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ये जो लॉस है या डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे उसका डिस्कशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इसको राइट ऑफ कैसे किया जाता है? क्योंकि ये लॉस है इसलिए इसको कंपनी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको राइट ऑफ करती है, कैपिटल लॉस है ये, ठीक है। अब जितना जल्दी का ये डेफिनेशन है, उसको अगर हम समराइज करें, उसको अगर हम बताएं कि कब तक इसको राइट ऑफ करना है, तो कंपनी को ये जो कैपिटल लॉस है इसको बिफोर द रिडम्पशन कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ता है। डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन है उसके पहले इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। सपोज कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है 5 साल के लिए और लॉस आ रहा है या डिस्काउंट आ रहा है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो कंपनी को वो डिबेंचर्स मैक्सिमम 5 साल के अंदर में राइट ऑफ कर देना है। यानी डिबेंचर्स के रिडम्पशन के पहले तक वो जो लॉस है या डिस्काउंट है वो राइट ऑफ हो जाना चाहिए, बुक्स में नहीं रहना चाहिए। अब ये जो लॉस है या डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ करने
का दो मेथड है, दो तरीका है जिससे राइट ऑफ किया जाता है। या तो कंपनीज जिस साल कंपनी ने इशू किया है डिवेंचर उसी साल वो राइट ऑफ कर देती है, यानी इन द ईयर ऑफ इशू, जिस साल इशू हुआ उसी साल पूरे का पूरे लॉस को वो राइट ऑफ कर देती है। या दूसरा मेथड है कि वो जो लॉस है उसको इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करे, यानी जितने साल का डिबेंचर्स है उसको या तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करे या प्रपोर्शनेट बेसिस पे राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, ये कैसे राइट ऑफ होता है इसको हम लोग आगे क्वेश्चंस के हेल्प से मेथड्स को समझेंगे। अब ये जो राइट ऑफ है ये कंपनी या तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करे या सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दे, या फिर अगर ये दोनों में ही बैलेंस नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देती है। तो ये तीन अकाउंट है जिसको यूज किया जा सकता है डिबेंचर्स के डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। ओके, अब ये जो बैलेंस डिबेंचर्स का जो डिस्काउंट है, ये लॉस है, इसका जो बैलेंस होता है, ये जो बैलेंस बच जाता है, इसको बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है। पहले आप डिस्काउंट या लॉस का जो नोट्स है आप उसको देख लीजिए। ओके, तो अब हम लोग डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड उस टॉपिक को क्वेश्चन के से समझ लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। ग्रैंड होटल्स दिया हुआ है कि ग्रैंड होटल्स ने 30,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 7% डिबेंचर्स यानी 7% इंटरेस्ट है ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट पे इशू किया गया है, यानी ₹5 डिस्काउंट है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, लेकिन और रिडम्पशन जो होगा वो 5% प्रीमियम पे होगा, यानी जब पैसे वापस करेंगे तो ₹100 के साथ साथ ₹5 यानी ₹105 रिफंड करेंगे। इट डिसाइडेड टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, जिस साल लॉस हुआ है उसी साल पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देंगे। फर्स्ट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, देन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड बैलेंस फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले कैपिटल रिजर्व के बैलेंस से राइट ऑफ करेंगे, अगर पूरा राइट ऑफ नहीं हो पाया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस यूज करेंगे, उससे भी राइट ऑफ नहीं हो पाया तो बाकी का पूरा हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देंगे। बैलेंसेस दिया हुआ है, कैपिटल एंड रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 80,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख, और हमसे मांगा गया है पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए पीएल का बैलेंस नहीं दिया हुआ है और इसका जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पीएल एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हमारा अगर लॉस आ भी गया तो हम उसको उसमें ट्रांसफर करके ही हमारा नेट प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस का जरूरत ही नहीं है आपको देखने का। जो भी रिमेनिंग रहेगा लॉस का बैलेंस वो आपको बिना कुछ देखे पीएल में डाल देना है। इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। In the books of Grand Hotels Limited, Grand Hotels Limited जन, चूंकि हमारे पास डेट नहीं है तो हम यहां पे सीरियल नंबर यूज कर रहे हैं। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट, कितने डिबेंचर हमने इशू किए हैं, हमारा 30,000 डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ है, यानी पैसा जो आया पर डिवेंचर 95 रुपीज आया। 30,000 डिवेंचर पे 95 रुपीज करके कंपनी को रिसीव हुआ। 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट, अब देखिए हमने प्रैक्टिस किया हुआ है कि अगर डिस्काउंट और पोरोड यानी प्रीमियम और रिडम्पशन दोनों आ जाए
तो हम यहाँ पे अकाउंट यूज करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो अब आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। टू, हमारे पास कितने परसेंट का डिबेंचर है? 7%। टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर्स का जो लाइबिलिटी लेंगे वो पूरा 30,000 इंटू 100, क्योंकि हमें रिफंड तो पूरा पैसा करना रहता है, डिबेंचर्स का ये पैसा तो करना ही पड़ेगा, और साथ में पोरोड भी देना है। 30,000 डिबेंचर पे 5 रुपए करके प्रीमियम भी देना है। ठीक है, यानी कितना हो गया? 1 2 3 4 15, 1.5 लाख रुपया पोरोड का देना है, और 1.5 लाख रुपया डिस्काउंट का हो गया। 1.5 लाख का डिस्काउंट और 1.5 लाख का पोरोड, तो टोटल हमारा लॉस जो है, ठीक है, यहां पे कर देते हैं 28,50,000, और टोटल लॉस हो गया हमारा 3 लाख का। ठीक है, ये हमारी इशू की एंट्री हो गई। अब लॉस को राइट ऑफ करना है इन द ईयर ऑफ इशू। तो सबसे पहले बोला गया है कैपिटल रिजर्व से आपको बैलेंस यूज करना है। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलेगा तो सबसे पहले हमें कैपिटल रिजर्व के ही बैलेंस को यूज करना है। हमारे पास लॉस है 3 लाख का, और कैपिटल रिजर्व में बैलेंस है सिर्फ 80,000, तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व यूज हो जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डीआर, क्यों किए डीआर? क्योंकि कैपिटल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, जब उससे बैलेंस निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसका बैलेंस डेबिट हो जाएगा, खत्म हो गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, लेकिन अभी भी लॉस 3 लाख में सिर्फ 80,000 का ही लॉस हमारा एडजस्ट हो पाया। सेकेंड अकाउंट की तरफ मूव करेंगे, जो कि है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, दिया, ये तो 80,000 था, प्रीमियम में बैलेंस 1 लाख का ही है। ठीक है, अभी भी हमारा लॉस पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं हो पाया। 80,000 कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ हुआ, सिक्योरिटीज प्रीमियम से 1 लाख हुआ, 1,80,000 का ही लॉस राइट ऑफ हो पाया है, अभी भी बैलेंस 1,20,000 का लॉस रह गया। तो अब हम कहा चले जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया 1,20,000। टू, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 3 लाख का ये लॉस पूरा का पूरा इन द ईयर ऑफ इशू राइट ऑफ हो जाए। इन द ईयर ऑफ इशू राइट ऑफ हो गया, ये हमारी एंट्री हो गई लॉस की, और ये इशू क्लियर। क्वेश्चन है, ऑन 1 April 2013 ABC Limited issued 10,000 10% debentures of ₹100 each। ABC लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2013 को 10% वाले डिबेंचर इशू किए हैं, जिनका वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है, ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। तो 100 रुपए का डिबेंचर, इसके ऊपर 4 रुपए का डिस्काउंट, यानी कंपनी को रिसीव हुआ है 96 रुपीज। क्लियर। रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। जब रिडम्पशन करेंगे तो 6% प्रीमियम पे, यानी 6 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, यानी पेमेंट करेंगे 106 रुपए। तो हमारा टोटल लॉस हो गया 10 रुपए। ठीक है, आप देख सकते हैं मिल रहा है कंपनी को 96 रुपया, पेमेंट करेगी 106, तो टोटल लॉस कंपनी को 10 रुपए का। आगे क्वेश्चन ने कहा है, सो द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इन द लेजर फॉर द पीरियड। तो हमें ये लेजर अकाउंट शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड लेजर, लेजर का नाम हो गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स
ओके, देखिए इस क्वेश्चन में कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, या क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमें इन द ईयर ऑफ इश्यू पूरे लॉस को राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन ने कहा है लास्ट लाइन में, सो द लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट इन द लेजर फॉर द पीरियड, इस पीरियड के लिए, और पीरियड है 5 साल का, यानी लॉस को आपको 5 साल में राइट ऑफ कर देना है। ये जो पीरियड है इसमें लॉस को राइट ऑफ करना है। तो हमारा पहला, चूंकि लॉस आपका ये जो लॉस होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो टोटल हमारे पास लॉस 10 रुपए का है पर डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर है। तो हमारे पास इन द ईयर ऑफ इशू यानी 2013 में अप्रैल 1 अप्रैल को लॉस आया हमारे बुक्स में 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए। ओके, और ये लॉस आया है टू डिवेंचर की वजह से 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर की वजह से 4 रुपए इशू के टाइम में हुआ था, तो 4 इंटू 10,000 ये हो जाएगा 40,000 का लॉस। और 2 पोरोड अकाउंट, ये हमारे पास 6 रुपए का, 10,000 डिवेंचर में 60, ये लॉस होगा। जितने साल के लिए डिबेंचर है उतने साल के लिए इसको इक्वली राइट ऑफ करना पड़ेगा। 5 साल का डिबेंचर है, 1 लाख का लॉस है, तो हर साल 20,000 हम राइट ऑफ कर देंगे। क्योंकि ना हमारे पास कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है ना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो हर साल हम एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 20,000 राइट ऑफ कर देंगे। ये 20,000 राइट ऑफ हो गया, और मार्च 31 को हमारे पास बैलेंस बच गया बाय बैलेंस सीडी 80,000। ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस डी 80,000। 2015 मार्च 31 बाय एसपीएल 20,000 बाय बैलेंस सीडी 60, 80,000। ये हो गया 60,000 बैलेंस बच गया। फिर 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस सीडी, ये हो गया 60,000। ये आ गया 2016 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 बाय बैलेंस सीडी 40,000। ये हमारे 3 साल कंप्लीट हो, इस तरह से हमारा 3 साल कंप्लीट हो। अब आते हैं 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस सीडी 40,000। 2017 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड 20,000 बाय बैलेंस शीट 20,000। ये हमारा 4th ईयर। ये आ गया 2017 टू बैलेंस 20,000। ये आ गया 2020 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20। ये हमारा 5 साल का लेजर इस तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखना, ये पैसा, ये अमाउंट कहां से आया है। तो डिस्काउंट का एंट्री जो हुआ है तो वहां से 40,000 का अमाउंट आया, और पोरोड का लॉस 60,000 का था। तो जब हम लेजर बनाएंगे तो इसको हमें सेपरेटली रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। ये जब लेजर हम बनाएंगे तो इसको सेपरेटली रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनी इशूड 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किए गए हैं, 9% डिबेंचर्स एट 8% डिस्काउंट। तो 10 लाख के डिबेंचर 8% डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं, रिडीमेबल एट पार, तो सिर्फ यहाँ पे 8% डिस्काउंट ही है। जब सिर्फ डिस्काउंट रहेगा तो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट यूज करते हैं। द डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड बाय ड्राइंग मेथड इन द फॉलोइंग मैनर। अब ये हमारा सेकेंड टाइप है राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट, यानी जो फ्लक्चुएटिंग मेथड था ये वही वाला मेथड है। देखिए ईयर एंड दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, फेस वैल्यू 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिटन ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है डिस्काउंट हर साल कितना राइट ऑफ होगा। चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, टोटल डिस्काउंट पहले हम निकाल लेते हैं कितना है हमारा टोटल डिस्काउंट। ये आता है रुपीज 10 लाख इंटू 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, 8% इस पे डिस्काउंट है, तो ये रुपीज 80,000 का टोटल डिस्काउंट है। अब इसको राइट ऑफ कैसे करना है, ये हमारे जो डिबेंचर्स का वैल्यू दिया हुआ है इतना इतना डिबेंचर का पैसा वापस करेंगे। इसका मतलब है कि कंपनी 2 साल के बाद 1 लाख रुपया वापस कर देगी, फिर 3 साल, तीसरे साल में 2 लाख वापस करेगी, चौथे साल में 3 लाख और लास्ट ईयर 5वें साल में 4। इस तरह से कंपनी अपना पूरा 10 लाख का जो डिबेंचर लायबिलिटी है उसको राइट ऑफ कर देगी। अब इसी प्रपोर्शन में हमें अपने डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। ईयर देखिए, सेकेंड ईयर डिबेंचर्स, ठीक है। ये जो डिबेंचर्स हैं ये हैं डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। इतने के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, ठीक है। पहले साल 1 लाख रुपए का, सॉरी दूसरे साल, तीसरे साल में 2 लाख, फिर चौथे साल 3 लाख और 5वें साल 4। तो इस तरह से टोटल 10 लाख रुपए वापस कर दिए जा रहे हैं एट द एंड ऑफ 5th। अब डिस्काउंट टू बी रिटन कैसे राइट ऑफ करेंगे, तो 10 लाख में से 1 लाख डिवेंचर 2 साल के बाद हो रहा है, तो 80,000 का कितना प्रपोर्शन, यानी 1 लाख अगर रिडीम हो रहा है आउट ऑफ 10 लाख, तो 80,000 का कितना हो गया, ये क्या 8,000 इस साल राइट ऑफ। इसी तरह से 80,000 इंटू 2 लाख बाय 10 लाख, टोटल 10 लाख में से इस साल 2 लाख हमें डिवेंचर्स का पेमेंट करना है, तो ये हो जाएगा 16,000। यहां पे 80,000 टोटल 3 लाख डिवेंचर राइट हमें वापस करना है आउट ऑफ 10 लाख, यहां पे हो जाएगा 24,000। और इसी तरह से यहां पे 4 लाख डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे आउट ऑफ 10 लाख। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपका 50,000, ठीक है। तो इस तरह से इतना अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा। हमें सेकेंड ईयर से डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, यानी इन द ईयर ऑफ इशू कुछ भी डिस्काउंट राइट ऑफ नहीं होगा। जो हमारा 1 साल एंड होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में डिस्काउंट कुछ भी राइट ऑफ नहीं होगा। इस केस में पहला डिस्काउंट राइट ऑफ होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद ही हमारा पहला डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, वो भी सिर्फ 8,000, उसके बाद 16,000, फिर 24,000 और फिर 32,000 इन द रेशियो ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन का मतलब है कि कंपनी किस तरह से अपने डिबेंचर की लायबिलिटी का रिडम्पशन कर रही है, पेमेंट कर रही है। 10 लाख की लायबिलिटी है, 2 साल जब खत्म होगा तो कंपनी 1 लाख रुपया वापस करेगी, 9 लाख बच जाएगा, फिर 2 लाख वापस करेगी, 6 लाख बचेगा, सॉरी 7 लाख बचेगा, फिर 3 लाख वापस करेगी, 4 लाख बचेगा, और 4 लाख को पूरा का पूरा 5वें साल में रिपेमेंट कर देगी। इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड इन द प्रपोर्शन ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा
डिस्काउंट को बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट आएगा, डिफरेंट ट्रीटमेंट है इसका बैलेंस शीट में, कंपनीज की बैलेंस शीट में इसका डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। चलिए उसको सीखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑन 1 May 2016 Goodluck Limited issued 16,009% debentures of ₹100 each. Goodluck Limited ने 16,000 डिबेंचर 9% के 100 रुपए ईच के, यानी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है, इसको 10% डिस्काउंट पे इश्यू किया। तो इश्यू जो हुआ वो कितने पे हुआ, पैसा कितना आया 100 रुपए में 10 रुपए डिस्काउंट हो गया, 90 रुपए कंपनी के पास है। और आगे बोला है रिडम्पशन। अब देखिए रिडम्पशन कितने पे हुआ है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल आफ्टर 5 years। रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे हो गया, नहीं 10 रुपए देंगे प्रीमियम का, 110 रुपए पे रिडम्पशन होगा। तो टोटल कंपनी को नुकसान 20 रुपए का हो गया। और जब डिस्काउंट और पोरोड दोनों आ जाते हैं तो हम उसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में एक साथ ट्रांसफर करते हैं। 5 साल में इसको रिडीम करना है। आगे देखते हैं, ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड। ठीक है, पूरा फुल सब्सक्रिप्शन हुआ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज टू बी रिटन ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इश्यू मतलब ये आप इसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज टू बी रिटन ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर। जितने साल का डिबेंचर है, यानी 5 साल का ये डिबेंचर है, तो हमें राइट ऑफ 5 साल में करना है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट as at 31st March 2017 showing discount on issue of debentures। तो ये भी यहाँ पे डिस्काउंट नहीं, ये भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी। ठीक है, ये भी यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसका मतलब है हमें फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट बना के दिखा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, निकाल लेते हैं लॉस कितने का हुआ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। टोटल लॉस कितने का हुआ है कंपनी को, तो 20 रुपए का पर डिबेंचर लॉस है। और टोटल कंपनी ने 16,000 डिबेंचर इशू किए थे, तो 16,000 डिबेंचर पे कंपनी को नुकसान हो गया 3,20,000। ये है टोटल लॉस, कंपनी को टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है 3,20,000। ओके, चलिए अब हम लोग बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट as at 31st March 2007। ये हमारा नोट नंबर में बैलेंस शीट जो होती है कंपनी की लायबिलिटी होती है, सॉरी डिबेंचर्स जो होते हैं वो कंपनी की लायबिलिटी होती है। और हमें सिर्फ और सिर्फ इन डिस्काउंट को बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना है। डिस्काउंट जितना राइट ऑफ हो गया वो तो पीएल से हो गया, और जो बच गया वो हमारा फिक्टिशियस एसेट, सॉरी ये हमारा अदर करेंट एसेट्स और अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये एसेट की कैटेगरी में फॉलो करता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। पहला है हमारा अदर नॉन करेंट एसेट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये जो है हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये टोटल लॉस कितने का बैलेंस शीट में आएगा, तो 3,20,000 का टोटल लॉस है, 3,20,000 का टोटल लॉस है। तो लॉस टू बी रिटन ऑफ एवरी ईयर, हर साल कितना लॉस राइट ऑफ करेंगे, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 5, 64,000 का लॉस हर साल हमें राइट ऑफ करना। क्लियर, एक सेकंड,
64,000 का लॉस हमें हर साल राइट ऑफ करना है। तो जिस साल ये इशू हुआ 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को चलिए, तो हमारा टोटल लॉस 3,20,000 का था। हर साल हमारा 64,000 लॉस राइट ऑफ। बैलेंस जिस दिन इशू हुआ 3,20,000 का लॉस है। इस साल फर्स्ट ईयर में 64,000 का लॉस राइट ऑफ हो गया। तो अब हमारे पास बैलेंस 2,56,000 का है। तो बैलेंस शीट में ये वाला बैलेंस आएगा। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना है बैलेंस आज 2,56,000। अब लॉस को लेकर जैसा कि बैलेंस शीट में हमें पता है कि जो भी एसेट विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, अगर वो एसेट खत्म होने वाली है, ठीक है, राइट ऑफ होने वाली है, तो उस एसेट और वो नॉन करेंट एसेट है, तो उतने पार्ट के एसेट को हम करेंट एसेट की तरह कंसीडर करते हैं। तो यहां पे इसको हम लोग एक चार्ट समझते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2016 को जब हमारा डिस्काउंट जो लॉस था, वो लॉस था टोटल 3,20,000। 31 मार्च 2017 यानी यहां पे हमारा 64,000 राइट ऑफ हो गया, तो बैलेंस आ गया हमारे पास 2,56,000। अब 31 मार्च 2018 इसके बीच में फिर से 64,000 हमारा राइट ऑफ हो जाएगा। जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट के बीच में ये 64,000 फिर से राइट ऑफ हो। तो ये 64,000 2,56,000 में से अब इसमें हमारा दो पार्ट हो जाएगा। ये जो 64,000 है ये हमारी करेंट एसेट होगी, और जो बैलेंस बचेगा 1,92,000 ये हमारा नॉन करेंट एसेट की तरह कैटेगराइज होगा। हमारे पास टोटल 2,56,000 की लॉस है, ये एसेट है हमारा, डेबिट बैलेंस है, पर इसमें से 64,000 का 64,000 का वैसा लॉस है जो विद इन 1 ईयर राइट ऑफ होने वाला है। तो जो भी लॉस विद इन 1 ईयर राइट ऑफ होने वाला है उसको हमें करेंट एसेट की तरह कैटेगराइज करना होगा, और बैलेंस जो आफ्टर 1 ईयर राइट ऑफ होगा उसको हमें नॉन करेंट एसेट की तरह कैटेगराइज करना। क्लियर? चलिए अब इसको हम लोग नोट्स में ले आते हैं। माइनस लॉस टू बी रिटर्न ऑफ विद इन नेक्स्ट ईयर 64, ये हो जाएगा 1,90,000। तो यहां पे हम लिखेंगे नॉन करेंट एसेट अदर नॉन करेंट एसेट, ये आ जाएगा 1,92,000। ये हो गया नोट नंबर 1। अब आते हैं नोट नंबर 2, करेंट एसेट। यहां का अदर करेंट एसेट, लॉस ऑन इशू ऑफ, ये जो लॉस अभी हमने बताया 64,000 ये अब हमारा
करंट एसेट में क्लासिफाई हो जाएगा एज अदर करंट 64। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस चीज का सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि जो भी लॉस विद इन 12 मंथ्स राइट ऑफ होने वाला होगा वो हमारे करंट एसेट के सब हेड अदर करंट एसेट में क्लासिफाई हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक हमारे पास डाउट आया है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर आपको बता देंगे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है। ओके, तो जिनको वो डाउट नहीं देखना है उनके लिए ये इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आज कंप्लीट हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वैसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी फॉर्म होने के पहले, कंपनी के बिजनेस को कमेंस करने से पहले ये खर्च किए जाते हैं। कंपनी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो खर्च कंपनी करती है उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। प्रीलिमिनरी पहले, कंपनी के बिजनेस से पहले। अब कैश फ्लो में इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कंपनी के ऑपरेशन के लिए किया गया ये खर्चा है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, पहला तो इसमें कैश का आउटफ्लो होता है, दूसरा ये ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये जो भी खर्च किया गया है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। अब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो जो भी ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम नहीं कंसीडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग नेचर और नॉन कैश जो आइटम्स होते हैं उन्हीं को हम ट्रीट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के टाइम। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और सेकेंड पॉइंट है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ये जिस साल इनकर किए गए उसी साल राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इनकर्ड। इनको पूरा का पूरा उसी साल राइट ऑफ कर दिया जाता है जिस साल ये इनकर किए गए। अब हमारे पास ये डाउट आया था कि सर कुछ बुक्स में इसको अलग इसको ट्रीट किया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसको लिया गया है, कुछ बुक्स में इसको नहीं लिया गया। देखिए, अकाउंटिंग और टैक्सेशन में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अकाउंटिंग जो होता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया जाता है। जैसा कि कैश फ्लो के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, उसी तरह प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। ठीक है, तो वहां पे उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहा गया है कि ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इनको आप पूरा का पूरा उसी साल राइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसा ट्रीटमेंट इनको जो 5 साल में राइट ऑफ करने का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वहां पे इनकम टैक्स एक्ट को बेस बनाकर वो ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट में ये कहा गया है, इनकम टैक्स में, कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन ऑफ इन 5 years। इनकम टैक्स में ये बात कहा गया है। अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बात नहीं कही गई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बात नहीं बोला। इज इट क्लियर? तो आई विल सजेस्ट यू, ये सबसे बेस्ट जो रहेगा, जो सबसे करेक्ट मेथड है वो यही है कि आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कीजिए और इसको जिस साल इनकर हुआ है उसी साल इसको मानते हैं कि ये पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। ये सबसे ज्यादा सही ट्रीटमेंट है जो आपको कई सारे बुक्स और कई सारे जहां पे अकाउंटिंग का बात होगा वहां पे यही ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। ओके, एग्जाम में आप इसको नोट की तरह दे सकते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सेकंड नोट ये है कि दे आर रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच इट हैज बीन इनकर्ड। तो इस तरह से अगर आप लेंगे तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी बता देते हैं।
ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का अगर बात करें, चूंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ये कहीं भी नहीं आएगा, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आप इसको समझ सकते हैं जैसे रेंट का जो एक्सपेंस होता है उसको हम लोग कैश फ्लो में कहीं नहीं शो करते हैं, क्योंकि रेंट हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कैश आउटफ्लो होता है पर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए उसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। सैलरी कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है। उसी तरह से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप अपना डाउट फिर से हमें मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।